प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी। लक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रेगुलर वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का ऐसे ही वीडियो शेयर करना और देखना और समय से आंसर करना, क्लासेस अटेंड करना हम लोगों को और ज़्यादा प्रोत्साहित करता है ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और अच्छे से अच्छा मटेरियल ला सके। इसलिए वीडियो देखते रहिए और शेयर करना ना भूलिए। आज का जीएस बुलेटिन है जीएस बुलेटिन पार्ट 8। इसमें पहले क्वेश्चन से ही आखिरी क्वेश्चन तक हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं और मैं सुनाऊंगी आपको एक छोटी सी कहानी एक पोस्ट के बारे में। इंडिया में पोस्ट जो है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की होती है या नहीं, अगर होती है तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस कहानी के लिए तैयार रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इस क्वेश्चन और कहानी दोनों का जो आपसी सामंजस्य है वो आपको मदद करेगा याद करने में और क्वेश्चन को याद रखने में। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है संविधान के किस भाग को भारत की मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। Which part of the Constitution is described as Magna Carta of India? तो पहले हम जान लेते हैं मैग्ना कार्टा था क्या, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो आपको बता दीजिए जो मैग्ना कार्टा है हमारा वो ब्रिटिश किंग जॉन ने 1215 में लाया था। क्यों? उनके ऑपोजिशन वाले बहुत ही विद्रोह कर रहे थे कि हमें क्या चाहिए, कुछ बेसिक राइट्स चाहिए। तो इसलिए मैग्ना कार्टा वो जो था वो था पहला डिस्क्रिप्शन रिटन फंडामेंटल राइट्स का। तो कब की बात है ये? जून 1215 में पहली बार लाया किसने था? किंग जॉन ने। किंग जॉन से उनके जो ऑपोजिशन वाले थे उन लोगों ने खड़े होकर ये पैक्ट साइन करवाया जिसको मैग्ना कार्टा या मैग्नेटम कहा जाता है। ये पहला रिटन डॉक्यूमेंट था जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग को डिस्क्राइब करता। तो अब जल्दी से बता दीजिए, फंडामेंटल राइट की बात आ गई तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा क्या हो सकता है? आप सभी जानते हैं, बार बार हम देखते हैं कि पार्ट 1 जो है वो क्या डिस्क्राइब करेगा। सबसे पहले तो यही बताएगा ना कि भारत है क्या। और तो पार्ट 1 डिस्क्राइब करता है इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसका स्टेट्स कौन कौन से हैं, कब कौन सा स्टेट आया। पार्ट 2 अगर स्टेट है तो लोग हैं तो सिटीजनशिप है क्या। पार्ट 2 जो आपका आर्टिकल 1 to 4 यहाँ है, आर्टिकल 5 to 11 यहाँ है। और जब लोग भी हैं, लोग हैं तो लोगों के मौलिक अधिकार होने चाहिए, वरना कोई भी आकर डिक्टेटरशिप करेगा और लोगों से लोगों के अधिकार छीन के जो है लेके जाएगा तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसके लिए जो आपका पार्ट 3 है वो लाया गया। पार्ट 3 आपका क्या है? पार्ट 3 है आपका फंडामेंटल राइट्स। और ये है कहाँ से कहाँ तक? बार बार हम लोग देखते हैं 12 से 35। पार्ट 4 है आपका 36 से 51, 36 to 51। ठीक है, तो ये जो पार्ट 3 है जो फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब कर रहा है उसको ही हम क्या करते हैं, कहते हैं मैग्ना कार्टा। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। कहानी आपने सुन ली, कहानी है 1215 की। किंग जॉन से उनके ऑपोजिशन वालों ने कहा कि देखिए हमको कुछ अधिकार चाहिए, आप ऐसे ही अपना शासन नहीं चला सकते। तो उन्होंने कहा ठीक, ये है रिटन डॉक्यूमेंट, ये ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब किया गया है। हमारा मैग्ना कार्टा है वो जिसमें फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब किया गया, वो है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब करता है। पार्ट 4 क्या आपका? डीपीएसपी 36 से 51। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन, हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण और मैंडेमस। तो आपको पता है इन चारों पांचों रिट्स का मतलब जो है वो मैंने बताया था आप लोगों को एक वीडियो में। जिनको नहीं याद है अभी तक वो एक बार फिर सुन ले। जो हेबियस कॉर्पस है यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस का मतलब ये होता है टू हैव अ बॉडी, मतलब आपके पास एक शरीर है, आपकी खुद की लायबिलिटी, अगर आपको कोई बिना वारंट के अरेस्ट करता है या अरेस्ट भी करता है तो उसको विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये जो है यही आपका आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है कि हेबियस कॉर्पस में ही आपका खुद
खुद के बारे में, आप पर्सनल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है कि आप स्वतंत्र हैं अपने लिए। आप अपने कह सकते हैं कि आपको मजिस्ट्रेट को प्रेजेंट किया जाए, सुनवाई की जाए, वरना जबरदस्ती बिना रीजन के आपको कैसे पकड़ा गया। बाकी जो तीनों की बात है, जैसे मैंडेमस की बात की जाए तो मैंडेमस मतलब वी कमांड। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी पब्लिक ऑफिशियल सही से काम नहीं कर रहा है तो ये कहा जा सकता है टू द पब्लिक ऑफिसर्स टू डू हिज और हर ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की जाए, ये कहने का अधिकार बिल्कुल है। बाकी दो जो है वो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, अपने इंफीरियर कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने इंफीरियर कोर्ट्स को कैसे रोक सकता है या क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है ताकि वो क्लेम करें कि वो जो प्रोसीजर चला रहे हैं वो सही चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। तो आपको जो पर्सनल बात होती है, पर्सनल फ्रीडम जो आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल हेबियस कॉर्पस है और किसी में आपको पर्सनल नहीं, कोई राइट नहीं मिलता। तो ये रिट है, इसमें आपको पर्सनल फ्रीडम मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा अधिकार विदेशियों और भारतीयों दोनों के लिए उपलब्ध है? विदेशियों और भारतीयों, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि धर्म, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ अधिकार। तो वैसे भी हम भारतीय ये भेदभाव करते नहीं है क्योंकि हम लोग खुद में ही इतने सारे सभ्यता और संस्कृतियों का मेल है कि हम लोग भेदभाव वैसे भी नहीं करेंगे। पर जो अधिकार दिया गया है वो कौन सा है, आंसर बताइए। सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर, तो हम फॉरेनर्स को देखिए रोजगार तो दे नहीं सकते। तो नेक्स्ट, जीवन और व्यक्तिगत आजादी की सुरक्षा, भाषा, लिपि और अल्पसंख्यकों के समूह का संरक्षण। तो हम सबका संरक्षण भी माइनॉरिटीज का नहीं कर सकते कि आप कहीं से आए हैं तो हम आपका संरक्षण करें। तो उस तरह से आप एक सिटीजन बनेंगे तभी ये सब राइट्स मिल सकते हैं आपको। ऐसा है जो दोनों को मिलता है। तो बिल्कुल हर इंसान के पास इस वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, इसकी सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि कोई फॉरेनर ट्रैवल करने आया तो कोई भी किसी को मार दे और उस पर कोई केस नहीं होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल एंड लाइफ का जो प्रोटेक्शन है दोनों आपको मिलेगा, पर्सनल फ्रीडम भी और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ भी, चाहे फॉरेनर हो चाहे इंडियन सिटीजन हो। बहुत जल्दी चलेंगे ताकि हम लोग वो छोटी सी कहानी और अच्छी सी कहानी सुन सकें जो एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन के बारे में है, उसके बारे में आपको याद रखना चाहिए और उससे हमें सीखना है कि एक्चुअली है क्या वो स्टोरी में सब्सटैंशियल। तो देख लेते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभियुक्त को दोहरे दंड, डबल जियोपार्डी और आत्म अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है? विच आर्टिकल इज दैट? Which of the following articles of Indian Constitution provides protection to the accused regarding conviction from double bar and self-incrimination? जल्दी जल्दी बताइए, आर्टिकल 19, 20 ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस किस आर्टिकल में है ये बता दीजिए, तो फिर हम लोग क्वेश्चन का बाकी सारा ऑप्शन देख लेंगे। प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, बिल्कुल जो ऑप्शन बी हो बिल्कुल सही है। आर्टिकल 20 जो है सही आंसर 20 का ही, यहीं पर ही जो आपका प्रोटेक्शन है, आपने कोई गलती की है तो उसमें किस किस ग्राउंड में आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है वो बात कही गई है। और जो क्वेश्चन में कहा गया है डबल जियोपार्डी वाली बात, वो 20 के पार्ट 2 में कही गई है कि दोषी को दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता एक ही गलती के लिए बार बार। फिर आर्टिकल 19, 21 और 22 जल्दी से बता दीजिए। आर्टिकल 21 तो आप लोगों का फेवरेट है, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि हम फॉरेनर्स को भी ये राइट देते हैं। तो बिल्कुल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, अपने जीवन की सुरक्षा और पर्सनल लिबर्टी, आज़ादी, स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 21 यही है। अब जल्दी से बताइए 19 और 22 क्या है? कुछ राइट्स, कुछ अधिकार हैं तो उनका प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगा? वो हमें आर्टिकल 19 के तहत मिलेगा। और आर्टिकल 22 में क्या कहा हुआ है? प्रोटेक्शन, फिर से प्रोटेक्शन है पर किसके अगेंस्ट? अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो यहाँ पे कन्विक्शन से बचा रहे हैं, डबल जियोपार्डी वगैरह दे रहे हैं आपको। फिर 22 में कह रहे हैं कि अरेस्ट और डिटेंशन के केस में कैसे आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वो अधिकार आपको कहाँ मिल जाता है? आर्टिकल 22 आपको 12 से
एटलीस्ट तो कम से कम पता होना चाहिए कि आखिर आपके पास अधिकार कौन कौन से। सड़क पे पुलिस वाला रोकता है सकते हैं, तो इसलिए ये सब याद कर लीजिए। कुछ लोग पूछ रहे थे आर्टिकल्स लर्न करने में बहुत दिक्कत होती है, तो बिल्कुल आपको लर्न नहीं करना है, याद नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं, स्पेशली ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके मौलिक अधिकार, तो वो आपके अधिकार क्या है। इस देश का नागरिक होने की वजह से देश ने आपको कौन कौन से अधिकारों से सुसज्जित किया है, एटलीस्ट इतना पता होने का अधिकार है आप लोगों को। तो उसको याद मत करिए, देखिए कि आपके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको याद होता चलेगा। आ जाते हैं हम कहानी वाले क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा कहानी वाला क्वेश्चन। Whose oath as deputy prime minister was challenged as being unconstitutional? क्वेश्चन चलता रहता है, आंसर चलता रहता है। तो ये छोटी सी कहानी है, इस बारे में हम बहुत सुनते हैं। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, कई लोगों ने रिकॉर्ड बनाया है 5-6 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स का। अभी रिसेंटली 3 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एक लोगों ने बनाया है, हमारे यहाँ भी 2 हैं। तो ये लोग कौन हैं और हम कह रहे हैं कि असंवैधानिक है, तो क्या ये पोस्ट असंवैधानिक है? अगर है तो लोग एग्जिस्ट कैसे करते हैं, कैसे लोग बनते हैं आपके उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री, ये कैसे होता है? तो ये है कि आर्टिकल 74(1) जो है वो कहता है कि क्या है, कौन सा आर्टिकल 74 का 1 कहता है, देयर शैल बी ए प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू असिस्ट द प्रेसिडेंट। तो कहीं भी डेप्यूटी की बात नहीं की गई कि कहीं पर एक प्राइम मिनिस्टर है और उसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, कई सारे मिनिस्टर्स हैं जो हेल्प और असिस्ट करेंगे किसको, प्रेसिडेंट को, और डिसीजन मेकिंग करेंगे, लॉ मेकिंग करेंगे अपनी कंट्री का। तो डेप्यूटी वाला जो वर्ड है वो कहीं मेंशन नहीं किया गया है, तो इसका मतलब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, लेकिन लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो है देवीलाल। तो देवीलाल की कहानी ये थी कि हुआ ऐसा कि हम जो भी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स बनाते हैं वो शपथ तो एक मंत्री पद की ही लेते हैं, बाद में उनको जो है मंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनको ये पोस्ट दे दी जाती है, उप प्रधानमंत्री। तो ये सिर्फ क्या है, ये एक डेकोरेटरी पोस्ट है, ये एक तरह का आपको और सॉर्ट ऑफ दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन्ड नहीं है। अब बात है उस टाइम की जब आर वेंकट रमन आपके थे राष्ट्रपति, आर वेंकट रमन। तो आर वेंकट रमन ने अपनी बुक में लिखा भी है, कमीशंस एंड ओमिशंस उनकी बुक है, कमीशंस एंड ओमिशंस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट्स। उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि कैसे शपथ ले रहे थे और ये बोलते हैं कि आप मंत्री पद की शपथ लीजिए, तो वो कहते हैं नहीं, और वो अपनी शपथ में बोलते हैं उप प्रधानमंत्री। फिर आर वेंकट रमन जाके वीपी सिंह से कहते हैं अपने सेक्रेटरी से कि जाओ उनको करेक्ट करो। वो करेक्ट करने के बाद भी देवीलाल कहते हैं नहीं, हम उप प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। तो जब ये बार बार उप प्रधानमंत्री बोल रहे थे, बात है 1989 की, तो 1990 में के.एम. शर्मा जी ने कहा कि बस इन्होंने जो बोला है वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, इसलिए ये, क्योंकि ये पोस्ट ही नहीं एग्जिस्ट करती, तो ये रद्द किया जाता है। तो इनका एक पोस्ट है वो चैलेंज किया गया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ऐसा एग्जिस्ट तो नहीं करता है, पर ठीक है, ऐसी कोई बड़ी गलती भी नहीं थी, ऐसा डेजिग्नेशन दिया जा सकता है, पर आपको मंत्री पद की लेनी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसा कोई भी प्रावधान नहीं है। तो के.एम. शर्मा जी ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बात थी 1990 की। प्रेसिडेंट कौन थे? आर वेंकट रमन, और इन्होंने ही अपनी बुक में ये कहानी लिखी है, कमीशंस एंड ओमिशंस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट्स। ये था क्वेश्चन और ये छोटी सी कहानी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ऑप्शन डी आंसर देवीलाल नहीं भूलेंगे अब आप लोगों को, बड़े महान व्यक्ति थे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निदेशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? फिर से देखिए घूम के कहां से आ रहा है, ये है, यहीं से आ रहा है क्वेश्चन आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ये पहले लेते हैं और बात की जा रही है 42वें संविधान संशोधन। इस बार ये नहीं कहा गया इसके द्वारा किसे ऐड किया गया, पूछा जा रहा है इसके द्वारा ऐड किया गया।
तो पहला है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, समान न्याय और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर, बच्चों और युवाओं को शोषण से बचाना, समान नागरिक संहिता। तो आपको बता दिया जाए, जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है पार्ट 4 में, यानी कि आर्टिकल जो आपका 44 है, वो आर्टिकल 44 42वें संविधान संशोधन द्वारा तो नहीं ही ऐड हुआ था। ठीक है, तो इनमें से जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, कब लाया गया, कैसे आया, और जो बाकी तीनों हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ऐड हुए हैं, ये सब ध्यान में रखने वाली चीज है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। किस वर्ष में राज्यों की परिषद और लोकसभा के लिए क्रमशः हिंदी राज्यसभा और लोकसभा शब्दों को अपनाया गया? जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा, तो पहले ये अंग्रेजी नाम को हटाकर ये हिंदी नाम कब लाए गए? 1947 में तो नहीं लाया गया होगा, वरना ये क्वेश्चन नहीं एग्जिस्ट करता। तो बाकी बताइए कब ये पॉसिबल हो सकता था? 1950 तक तो आप जान ही रहे हैं, तभी शुरू हुआ था, रिपब्लिक मिला था इंडिया को, कंप्लीटली फुल्ली सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना था। 62 बहुत ज़्यादा दूर चला जा रहा है, तो आपका एलिमिनेशन से ऑप्शन जो है 1954 हो जाता है सही। देखिएगा, राज्यसभा और लोकसभा के जो शब्द हैं इन्हें अपनाया कब गया? तो इन्हें 1954 में अपनाया गया। एलिमिनेशन कैसे किया हमने क्वेश्चन में, ये भी आप देख सकते हैं कि ये तो समय आज़ादी मिली, हमने खुद को डिक्लेयर ही कंप्लीटली फुल्ली सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किया था। फिर 1962 दूर की बात है, तो बिल्कुल एलिमिनेशन से 1954, और ये याद रखने वाली बात 1954 इज द राइट आंसर। कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? Which deals with the duties of Prime Minister of India? जल्दी से बताइए कौन सा? 77 जो है वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे अपना बिजनेस करेगी पूरा ओवरऑल। 78, 79, 80 जल्दी जल्दी बताइए। जो 78 है बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, 78 जो है वो सही आंसर है, वो ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर बताता है। अब जल्दी से 79 और 80 बता दीजिए आप लोग। तो ये है कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, बताएगा कि कौन कौन लोग रहेंगे 79 में, और 80 में आपका क्या है? 80 में है कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट जो है आपका, हाउस ऑफ पीपल क्या है? लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा। तो राज्यसभा का कॉम्पोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 80 में है। तो आर्टिकल 78 इज द राइट आंसर। ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, आज ही जाके देखिए, जिनका सपना है प्राइम मिनिस्टर वो ड्यूटीज जाके पढ़ ले अपनी। लोकसभा राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह इस आधार पर दे सकता है कि सदन मतदाताओं के विचार से ईमानदारी से प्रतिनिधित्व नहीं करता है। Who can advise the president? कौन एडवाइज कर सकता है प्रेसिडेंट को कि जो हमारे विचार हैं वो नहीं मिल रहे हैं, फेथफुल नहीं है, ईमानदारी से इनका प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए। तो ये कौन कह सकता है? तो प्रेसिडेंट को एडवाइस करना है, तो वैसे भी आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल इरेडिकेट हो जाता है। राज्यसभा का रोल कितना है लोकसभा में, आप लोग भली बात ही जानते हैं, हाउस ऑफ पीपल है और वो काउंसिल ऑफ स्टेट है। तो जल्दी बताइए। अब प्रधानमंत्री अकेले तो कह नहीं देगा, अगर भी देगा तो देखिए ये पावर तो है ही प्रधानमंत्री के पास, लेकिन यहाँ पर लोग क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर उनके साथ ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है। तो उस केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द राइट आंसर। मंत्री परिषद जो आपका है वो कह सकता है किससे? राष्ट्रपति से, कि बस अब हम संतुष्ट नहीं हैं और आप क्या करिए, आप डिसॉल्व कर दीजिए, लोकसभा को भंग कर दीजिए। ऑप्शन सी वाज द राइट आंसर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया?
तो पूर्ण राज्य आपका, देखिए ये मैंने पहले भी बताया था, ये प्रोटेक्टोरेट स्टेट था जो है सिक्किम। उसके बाद इसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया 35वें संशोधन द्वारा, और जो है इसको कंप्लीटली एज अ स्टेट इन यूनियन ऑफ इंडिया में कब ऐड किया गया? 36वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आपका सही आंसर है 36। तो इसलिए 36 35 दोनों बता दिया गया कि 35वें में इसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था, और 36वें में ये एज कंप्लीट स्टेट जो है वो ऐड हो गया इन द यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। 1975 की बात है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। छाया कैबिनेट की संस्था किस देश में मौजूद है? इस पे बहुत ही अच्छी कहानी है। शैडो कैबिनेट जो है आपका, छाया कैबिनेट, बड़ा ही अच्छा रोल है आपका। जैसे आपने कैबिनेट बनाया तो ये कैबिनेट है आपका जो काम कर रहा है, तो जो ऑपोजिशन का लीडर होता है, ऑपोजिशन का जो लीडर होता है वो क्या करता है? एक और कैबिनेट बनाता है जिसमें कुछ इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, स्पोक्स पर्सन होते हैं, ठीक है, नेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। अब इनका काम क्या है? जो कैबिनेट फैसले ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, उनकी कमियां, वो कहाँ गलतियां कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत, तो उसके लिए एक शैडो कैबिनेट, एक मिरर जैसा बना दिया गया कि आप जो कर रहे हैं उसका आपको यहाँ से छाया मिलेगा कि आप सही हैं कि नहीं सही हैं कि क्या है। तो ये शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है। बात है ये ब्रिटेन की, सो ब्रिटेन इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार के एकात्मक स्वरूप की विशेषताएं हैं? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एकल सरकार, क्योंकि ये इसका नाम ही है बिल्कुल एकात्मक, तो एकल सरकार। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटन और अनरिटन, संविधान लिखित या अलिखित हो सकता है। शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होगा। न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो एकात्मक का सभी है, एकात्मक में जो मर्जी वो हो सकता है, जो मर्जी करे वो करिए, नहीं तो नहीं करिए। तो ये ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, तो ऑप्शन डी आपका सही है। 1 2 3 4 सारे ऑप्शन सही है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स बिल्कुल सारे सही। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के पद को फिर से चुनाव के लिए पात्रता शर्तों को निर्धारित करता है? 57, 55, 54 और 52। कौन सा आर्टिकल है जो फिर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को री इलेक्शन यानी कि दोबारा से चुनाव के पात्रता की शर्तों को निर्धारित करता है? दैट ही कैन कॉन्टेस्ट फॉर इलेक्शन अगेन। आर्टिकल 57, 55, 54, 52। तो आपको पता होना चाहिए 52 से 62 तक आपका प्रेसिडेंट है। अब मोस्टली ये सारे उन्हीं के बारे में, जल्दी से बताइए कौन सा सही है। 52 स्टार्टिंग है तो 52 बिल्कुल 52 क्या बताएगा कि देयर शुड बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का। उसके आगे बताइए कौन सा आपका जो आंसर है, ऑप्शन है जो है सही है, जो बताता है कि वो फिर से इलेक्शन। तो अगर 54 की बात करें तो 52 के बहुत पास है, तो अभी तो इलेक्शन नहीं कराएगा, इलेक्शन का प्रोसीजर डिस्क्राइब करेगा, क्योंकि उसके बाद वाले में पावर होता है, इसके बाद इलेक्शन का प्रोसीजर होता है, तो तुरंत तो री इलेक्शन की बात नहीं होगी। तो आपका 54 भी हट जाता है, क्योंकि 54 डिस्क्राइब करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब इलेक्शन है तो मैनर ऑफ इलेक्शन किस में होगा? 55 में हो जाएगा कि किस तरह से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इनका इलेक्शन होता है। तो इससे सब इरेडिकेट करने के बाद आपका ऑप्शन ए जो है वो सही बचता है 57, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इलेक्शन बताया गया है, यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया है। उसके बाद इम्पीचमेंट आता है, इम्पीचमेंट री इलेक्शन आएगा, टेन्योर खत्म करेगा। तो अगर आप इस तरह से आर्टिकल्स याद करें कि जो आर्टिकल्स हैं क्रमशः किस ऑर्डर में चल रहे हैं, चाहे हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स में भी कैसे हम याद कर सकते हैं, राइट ऑफ फ्रीडम वाले सारे। तो इस तरह से आप अगर लेके चलें कि एक प्रोसीजर वाइज लर्न करें तो वो चीज़ें ज़्यादा आसानी से याद हो जाएंगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फर्दर। किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर आएगा
तो किसको अपनी सहमति? प्रेसिडेंट को। ये ऑब्लिगेटरी था, ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी में ला दिया गया। तो बिल्कुल 4 जो है आपका, उसमें ये कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके तहत ही ये कहा गया कि जो राष्ट्रपति है ये संवैधानिक संशोधनों पर उनका हाँ बोलना अनिवार्य है। तो ऑप्शन बी जो है इज द राइट आंसर। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसकी मृत्यु भारत के बाहर हुई? तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों को सबको पता होगा आंसर क्या है, क्योंकि अभी तक ये बहुत चर्चित विषय है, बहुत ज़्यादा ये चर्चा में कि आखिर मृत्यु हुई कैसे। तो एक की हुई थी ताशकेंट में, अभी समय उज्बेकिस्तान, उस समय सोवियत यूनियन का हिस्सा था। ताशकेंट पैक्ट के लिए गए थे कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। कुछ लोग कहते हैं पॉइजन से, कुछ लोग कहते हैं क्रैश से, कुछ लोग कहते हैं मर्डर था। तो अगर इनकी वाइफ की आत्मकथा सुने जो कि लिखी गई है किसी के द्वारा, एक किताब में है, तो उस कहानी में इनकी वाइफ कहती हैं कि उनको पॉइजन दे दिया गया था। द रीजंस ऑफ हिज डेथ इज स्टिल नॉट क्लियर। तो ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल था, बट यस, याद करने वाली बात यही है कि लाल बहादुर शास्त्री ही वो प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले कौन भंग कर सकता है? Who can dissolve the लोकसभा prior to the completion of his tenure? लोकसभा, ये अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि काउंसिल ऑफ सकते हैं किसको? प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा है, हमारे हिसाब से ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ कि अपने विल पे कर नहीं सकता, स्पीकर अकेले कर नहीं सकता। प्रेसिडेंट और स्पीकर का कोई सामंजस्य नहीं है लोकसभा को डिसॉल्व करने में। तो ऑप्शन ए आपका इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम क्वेश्चंस हम एलिमिनेशन से कर सकते हैं, आप देख रहे हैं। बस आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए, तो वो गैस वर्क को इरेडिकेट कर देता है। फैक्ट से ये रहा अगला क्वेश्चन, ये फैक्ट बेस्ड है कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, उसका कितना परसेंट होना चाहिए, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, टोटल का कितना परसेंट होने चाहिए, और उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो बिल्कुल ये सी ऑप्शन जो है वो आपका सही है, दैट इज 15। पेन उठा के रखिए, आप लोग भी पेन लेके चलिए ताकि ये इजी रहे हमारे लिए भी और आपके लिए भी। पेन लेना नहीं भूलते सब लोग। 15% इज द राइट आंसर। तो याद रखिएगा 15% होना चाहिए ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ये याद रखने वाली बात है, फैक्ट बेस्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत संविधान सभा का सदस्य नहीं था? Which of the following personality was not a member of Constituent Assembly? ये क्वेश्चन आपको आंसर करना ही होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन है आपके के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जी.वी. मावलंकर और महात्मा गांधी। आपको पता होगा, अगर महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा, तो महात्मा गांधी काफ़ी चीज़ों से ना खुश थे, आज़ादी के टाइम के थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा बाद तक, चाहे वो डिवीजन हो और काफ़ी सारे फैक्ट्स हों। तो महात्मा गांधी ने वैसे भी कहा था, आई एम नॉट गोइंग टू जॉइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये जो है यही वो पर्सनालिटी हैं जो नहीं थे मेंबर। तो कौन है वो? महात्मा गांधी। बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, आप सभी को पता है महात्मा गांधी वॉज नॉट द मेंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम के परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस सूची में संशोधन की आवश्यकता है? पहले भी मैंने कहा, देखिए आपको एकदम कॉमन सेंस से चलना है। सबसे पहले ही बात होती है किसकी, कि इंडिया है क्या, स्टेट्स कौन कौन से हैं, स्टेट्स आप चेंज कैसे कर सकते हैं। तो उस तरह से आप देख सकते हैं कि आंसर है कौन सा। बिल्कुल जो लोग कह रहे हैं फर्स्ट शेड्यूल, वो बिल्कुल सही आंसर है। फर्स्ट शेड्यूल इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट शेड्यूल में ही ये मेंशन्ड है कि ऐसे नया स्टेट बनेगा, स्टेट का नाम चेंज हो सकता है और जो नेसेसरी प्रक्रियाएं हैं वो लाई जा सकती हैं।
अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे ये वाले क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा ध्यान भी देने होते हैं कि डीपीएसपी को क्रिटिसाइज किसने कहा था? किसने कहा था कि वो एक चेक है जो कि बैंक के हिसाब से पेएबल है? तो वो केटी शाह ने कहा था। यही किसी ने संविधान की अंतरात्मा भी कहा, किसको? डीपीएसपी को और मौलिक अधिकारों को। तो वो कौन था? तो किसने किस भाग को क्या कहा? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा? बी आर अम्बेडकर ने कहा। किसको कहा? किसको कहा? बिल्कुल, जो लोग भूल रहे हैं वो लोग को एक बार सारी बुलेटिन्स देखते हैं, आप एक तरह से नोट्स तैयार रखिए, ठीक है। हमारे जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या है? अंतरात्मा है, कॉन्शाइंस है। कॉन्शाइंस है किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के। तो ग्रैनविल ऑस्टिन, इतने सारे बुलेटिन्स के बाद नाम जो है ये पहली बार आया है, तो एक बार इनके बारे में पढ़ना बनता है, ज़रूर पढ़िएगा ग्रैनविल ऑस्टिन। अगले वीडियो में हम ग्रैनविल ऑस्टिन के बारे में कुछ 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका शुरू होता है रैपिड फायर राउंड। अब निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? इंटरिम चेयरमैन थे। बिल्कुल परफेक्ट, आप लोग बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा इज राइट आंसर। फिर बाद में इलेक्शंस के बाद कौन बन गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रैपिड फायर का। भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के हनन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का गारंटी देता है, ठीक है। ये सर्वोच्च न्यायालय के कौन से अधिकार क्षेत्र में है? जल्दी बताइए। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, appellate jurisdiction and depends on the nature of remedy। मैंने एक्सप्लेन भी किया था। एडवाइजरी मतलब अगर कोई एडवाइस है, appellate मतलब अगर कोई अपील करे, तो ये बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हैं। ऑप्शन ए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इज राइट आंसर। टिक लगाना बहुत आवश्यक है। मूल क्षेत्राधिकार है ये सुप्रीम कोर्ट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कोई भी संवैधानिक संशोधन जो भारत 3 द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों को छीनता है या कम करता है वह शून्य है? जल्दी बताइए। Which case Supreme Court held that constitutional amendment that takes away or abridges a fundamental right conferred by Part 3 is void? तो यस बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। जो लोग कह रहे हैं IC गोलकनाथ वर्सेस पंजाब 1967। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर करते हैं? आपको बता दिया जाए, जब ये मानवाधिकार कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनता है तो जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो चेयरमैन और एक ग्रुप ऑफ पीपल सबके साथ बैठकर ये ग्रुप का निर्माण करते हैं, जिसमें ये सब लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, होम मिनिस्टर। तो ये ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अगर एक मेन पूछा जाए तो मेन ऑफ कोर्स चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऑल ऑफ द अबव सबकी रिकमेंडेशन लेते हैं, पूरा एक ग्रुप बनता है और उस कमिटी के द्वारा ही ये डिसीजन फाइनल किया जाता है। और ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं हैं? थी एक्चुअली, तो मूल रूप से 14 थी, इस समय 22 हैं। 2004 में ऐड की गई बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बाकी आपकी और भी भाषाएं ऐड की गई, वो कौन कौन सी हैं? 4 और ये भी हमने देखा था, कब कब भी ऐड की गई ये भी हमने देखा था, चाहे वो नेपाली हो, चाहे वो मणिपुरी हो। तो आपको ध्यान देना है कि पिछले वीडियो से जो क्वेश्चंस लिए गए हैं उसमें आप कितना ज़्यादा अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार पुराने बुलेटिन्स भी देखिए। आपको लग रहा है बुलेटिन स्लो चल रही है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब ने ऑप्शन दिया हुआ, आपको लगता है बुलेटिन या मैं फास्ट चल रही हूँ तो उसको स्लो पे करके देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो उसको पॉज करके देख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके प्रेजेंट है यूट्यूब पे। तो इतना करिए कि बुलेटिन सारे एक बार देखिए, रिवाइज करिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं ये बार बार के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बाकी और सारे जीएस बुलेटिन और ढेर सारे वीडियोस के लिए जुड़े रहिए लक्ष्य एकेडमी के साथ। ढेर सारा सब्सक्राइब करवाइए इस चैनल को, ताकि ये प्लेटफॉर्म ग्रैंड बन सके, आप लोगों के लिए बेस्ट और बेस्ट मटेरियल लाया जा सके।
प्लस वीडियोस को शेयर करते रहिए, ये हमें बहुत मोटिवेट करता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।